चाचा चौधरी, राबो और फाबो। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, साबू आओ समुद्र में नहाएं। वह दोनों समुद्र में डुबकी मारते हैं। किनारे पर उनके कपड़े और जूते रखे होते हैं। चाचा चौधरी और साबू, चाचा जी जरा आगे गहरे पानी में चलिए। चलो साबू। इधर राबो और फाबो, राबो क्यों ना हम वो बड़े बूट ले उड़े। फाबो तुम चोरी तब करना जब तैराक पानी के अंदर गोता लगाए। चाचा जी क्यों ना गोता लगाए। ठीक है। और वह दोनों पानी में गोता लगा जाते हैं। इधर फाबो, यही मौका है, अब कौन देखेगा मुझे जूते चुराते हुए। तभी जूते में से रॉकेट निकलकर फाबो पर झपट पड़ता है। आई! और रॉकेट उन दोनों को दौड़ा देता है। भागो! चाचा चौधरी और चौखे लाल की समस्या। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, क्यों जी, मैंने कोई हिल स्टेशन नहीं देखा। भाग्यवान, टीवी पर हिमालय की गोद में फिल्म आ रही है, देख लेना। टालो नहीं, मैं छुट्टियां मनाने के लिए वहां जाने को कह रही हूँ। हमारे पीछे से जो लोग समस्याएं लेकर आएंगे, मेरे ना होने पर उन्हें परेशानी होगी। चाचा जी आप छुट्टी मनाने जाओ, लोगों की मदद के लिए मैं जो यहाँ हूँ। ठीक है साबू, हर समस्या को स्थायी रूप से हल करना। चाचा जी मुझ में दूसरे लोगों से ज्यादा अकल है। कैसे? जब मेरा जिस्म सबसे बड़ा है तो मेरा दिमाग भी उतना ही बड़ा होगा। है? और फिर रॉकेट, आओ चलें। और वह तीनों वहां से रवाना हो जाते हैं। हिल स्टेशन के नजदीक पहुंचकर, वाह, पहाड़ आते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे हैं। इधर चाचा चौधरी के घर से कुछ दूर, बाला, क्या वजह है आज घर में बदबू फैली हुई है? मैं देखती हूँ। बाला खिड़की से बाहर झांकती है। हमारे घर के बगल में लोगों ने कूड़े का ढेर लगा दिया है, यही बदबू की वजह है। अगर हम बदबू रहित रहना चाहते हैं तो इस कूड़े के ढेर को हटाना होगा। तुम्हें इसे हटाने में देर लगेगी, जबकि साबू इसे जल्दी हटा देगा। यह सुनकर वह आदमी चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। तुम ठीक कहते हो, मैं साबू को लाता हूँ। साबू, साबू, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। घर के पास कूड़े का ढेर होने से बड़ी बदबू आती है। अच्छा, मुझे अपना घर दिखाओ चौकेलाल। चौखे लाल के घर पहुंचकर, वह रहा मेरा घर और कूड़े का ढेर। बस बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और साबू अपने काम में जुट जाता है। कुछ देर के बाद, हैं? मेरा घर गिरा दिया। चौकेलाल, ना यहाँ रहोगे ना तुम्हें कूड़े से बदबू आएगी। साबू। चाचा चौधरी और साबू का हैट। एक दिन समुद्र के किनारे, भाई मुरली, आज अपनी किस्मत डूबी हुई है। कोई मछली भी कांटे में नहीं फंसी। 4 दिन हो गए खाना खाए हुए। खाने के लिए पैसे तो है नहीं। मैंने सोचा था मछली पकड़कर ही खा लेंगे, मगर वो भी हाथ नहीं लगी। खोटे, वो देख, पानी में एक हैट। इतना बड़ा हैट किसी आम आदमी का नहीं हो सकता।
यह साबू का लगता है। अरे अपने को क्या, किसी का भी हो, ये हैट हम नत्थु कबाड़ी को बेच देंगे, रोटी खाने के पैसे आ जाएंगे। खोटे मछली पकड़ने का कांटा हैट की ओर उछाल देता है। ठीक है, मैं अभी उसे कांटे से पकड़ता हूँ। कांटा सीधा जाकर हैट में अटक जाता है। लेकिन अरे मुरली, ये तो खींच ही नहीं रहा, जरा तू भी दम लगा। खींचो। और हैट बाहर निकल आता है। आ गया। साथ में साबू भी। दोनों साबू को देखकर दौड़ लगा देते हैं। अरे बाप रे, साबू भागो। लेकिन मुरली ठहरो। चाचा चौधरी, कहाँ भागते हो? तुमने सुना नहीं? गलती हो गई चाचा जी, हम 4 दिन से भूखे थे, हमने सोचा हेड से कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे मुरली, ये हैट मेरे सिर में फंस गया था, इसलिए इसे पहने ही मैं नहाने चला गया। तुमने इसे मेरे सिर से निकालकर बहुत अच्छा किया। चाचा चौधरी, कोटे, मुरली, आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे। चाचा चौधरी और विचित्र द्वीप। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, सिटी फ्लाइंग क्लब से मैंने ये जहाज किराए पर लिया है, आज हम इसमें सैर करेंगे। चाचा चौधरी और साबू जहाज पर सवार हो जाते हैं। साबू, देखना कहीं तुम्हारा पैर ना फिसल जाए, वरना सैर सपाटी की बजाय दिन अस्पताल में बिताना पड़ेगा। चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने संतुलन बनाए रखा है। और वो दोनों टेक ऑफ करते हैं। साबू, अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। मैं आराम से बैठा हूँ चाचा जी। आसमान में जहाज आसमान में सैकड़ों फीट ऊंचा उड़ रहा है। सारे कलपुर्जे ठीक काम कर रहे हैं। जहाज के बाहर नीचे अरब सागर है चाचा जी, दूर आसमान में कुछ आता दिखाई दे रहा है। तभी तेज आंधी उन्हें घेर लेती है। ओह, तूफान! जहाज के अंदर चाचा चौधरी, ऐसे खराब मौसम में जहाज की छत पर बैठे साबू का बुरा हाल होगा। इमरजेंसी लैंडिंग करना होगा। चाचा चौधरी जहाज को एक द्वीप पर उतारते हैं। चाचा जी जहाज को नीचे उतार रहे हैं, मुझे पेड़ों से अपने सिर को बचाना चाहिए। वो दोनों सुरक्षित नीचे उतर आते हैं। चाचा जी, हम कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना कह सकता हूँ कि यह भारत की धरती नहीं है। वो दोनों आगे बढ़ चलते हैं। मुझे तो यह कोई टापू लगता है चाचा जी। साबू, तुम्हारा ख्याल सही है। थोड़ा आगे जाने पर चाचा जी, सामने देखो। साबू, मैंने इतना बड़ा चूहा कभी नहीं देखा। तभी उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। खरगोश, यह हमारे देश के ऊंट के बराबर है। इन सबसे ज्यादा विचित्र चीज इधर है। चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। हाथी, हमारे कुत्ते के बराबर? यहाँ सब उलट है चाचा जी। थोड़ी और दूर जाने पर वह दूर एक महल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस द्वीप में कोई इंसान भी बसता है। इमारत खूबसूरत है चाचा जी। शायद कोई अंदर हो साबू। इमारत के अंदर तुमने मेरे मगजान द्वीप में घुसपैठ क्यों की? हम घुसपैठिए नहीं हैं। खराब मौसम के कारण
कुछ देर के लिए हमें अपना जहाज उतारना पड़ा। आप कौन हैं? मैं यहाँ की मलिका जीन हूँ। यह द्वीप मेरी निजी संपत्ति है। यहाँ बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं। मलिका जिन, नाराज ना होइए, हम वापस चले जाते हैं। ठहरो, तुम्हें यहाँ दाखिल होने की सजा मिलेगी। मल्लिका के नाखून से धुआं निकलता है। धुआं साबू को लपेट लेता है और साबू का आकार छोटा हो जाता है। ओहो, तुम्हारा आकार घटकर छोटा हो गया है साबू। अब तुम्हारी बारी है। मल्लिका जीन का एक और वार और चाचा चौधरी लंबे हो जाते हैं। कमाल है। चाचा जी, आप पेड़ जितने बड़े हो गए। अब मेरी समझ में आया साबू कि इस टापू के जीव उलट पुलट क्यों है। मैं इस औरत की नाक तोड़ दूंगा। रुको साबू, वह एक जादूगरनी है। तुम दोनों रसोई घर में जाओ और काम करो। रसोई घर में पता नहीं था कि जिंदगी में प्लेटें भी धोनी पड़ेंगी। चाचा जी, क्यों ना हम निकल भागे। साबू, अगर इस हालत में हम अपने वतन गए तो वहाँ हमारे शरीर के आकार को देखकर हर कोई हमारी खिल्ली उड़ाएगा, इसलिए इंतजार करो। रात होने पर चाचा जी, रात हो गई है। मगर मैडम जाग रही है। लगता है यहाँ रात को कोई सोता नहीं। हमें दिन रात काम करना है। सुबह होने पर मलिका जीन जंगल को जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ, फिर आकर उन्हें जलाना और मेरे लिए खाना पकाना। चाचा चौधरी और साबू जंगल की ओर चल देते हैं। यह गुलामों की जिंदगी से भी बदतर है। कम से कम उन्हें कुछ वक्त आराम करने को तो मिलता है। साबू, लकड़ियाँ कट गई, इन्हें टोकरी में डाल दो। तुम बोल क्यों नहीं रहे? वहीं पास में साबू वह सो रहा है, पर इस मगजान द्वीप पर किसी को नींद नहीं आती। चाचा चौधरी थोड़ा नजदीक जाते हैं। अब समझ में आया, इन फूलों में एक अजीब मादक सुगंध है जिसने साबू को सुला दिया। मैं इसे इस झाड़ी से दूर ले जाऊं। चाचा चौधरी साबू को उठाते हैं और वहां से चल देते हैं। अगर मैं यहाँ ना होता तो यह पता नहीं कब तक सोता रहता। एक नदी के किनारे पर चाचा चौधरी साबू के मुंह पर पानी का छींटा मारते हैं। अगर सोता रहेगा तो लकड़ियाँ इकट्ठी कौन करेगा? ओह, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई चाचा जी। याद है कि मैं उन खूबसूरत और सुगंधित फूलों में से एक तोड़ने गया था। साबू, तुम्हें पता नहीं कि अनजाने में तुमने एक महत्वपूर्ण खोज की है जो शायद हमारी आजादी का कारण बने। चाचा चौधरी पगड़ी से नाक को ढककर वह फूल तोड़ने लगते हैं। यह फूल मलिका जीन को भी सुला सकते हैं। उस निर्दयी जादूगरनी के लिए एक गुलदस्ता बनाया जाए। गुलदस्ता लेकर चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। चाचा जी, यह पहेली मेरी समझ में नहीं आ रही। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। आओ, महल को वापस चलें। मलिका जीन के महल में लकड़ियाँ लाने में इतनी देर? इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, विलंब से आने का कारण बताओ। मलिका, हम तुम्हें पेश करने के लिए खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बना रहे थे। तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? मलिका, मुझे जुकाम है। यह छुआछूत की बीमारी है। करीब आने से कहीं आपको ना लग जाए। मलिका जीन गुलदस्ता लेकर सूंघती है। आहा, इन फूलों की खुशबू बड़ी मनमोहक है। अबे
और मलिका जीन को नींद आ जाती है। वह सो गई। फूलों ने अपना करिश्मा दिखाया साबू। वाह चाचा जी, लेकिन जादूगरनी जीन को सुला देने से हमारा क्या फायदा हुआ? आप पहले जैसे बड़े आकार के और मैं छोटा हूँ। साबू, थोड़ा धीरज रखो। इस महल में कहीं से कैंची ढूंढ कर लाओ। साबू एक अलमारी के नजदीक पहुंचता है। वह कहाँ मिलेगी? इस अलमारी में खोजना चाहिए। अलमारी के अंदर यह कैंची ही लगती है। लीजिए, यह आ गई। लेकिन इससे क्या होगा? साबू, यह कैंची हमारी गुलामी के बंधन काटेगी। चाचा चौधरी कैंची लेकर मलिका जीन के पास पहुंचते हैं। मलिका जीन उंगली उठाते ही जादू चलाती है। इससे पता चलता है कि जादू नाखून में है। इसलिए नाखून काटते ही जादू खत्म हो जाएगा। चाचा चौधरी मलिका जीन के नाखून काट डालते हैं। दोनों हाथों के सारे नाखून कट गए। अब मलिका जीन एक साधारण औरत है। तभी करिश्मा होता है। जादू खत्म होते ही मैं अपने असली आकार में आ गया चाचा जी। और मैं भी, वरना इस महंगाई में मैं जब कभी नए कपड़े सिलाता तो बड़ा खर्चा आता साबू। इस टापू का अजीबोगरीब अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा चाचा जी। साबू, यह एक दिलचस्प याददाश्त रहेगी। मलिका जीन। हाँ, मेरा सिर चकरा रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे नींद आई। चाचा चौधरी। इधर महल के बाहर चाचा चौधरी और साबू। देखो, सारे जीव जंतु भी अपने असली रूप में आ गए। नकली वातावरण का युग समाप्त हुआ। तभी ठहरो, मुझे सुलाकर भाग जाना चाहते थे। मैडम, तुम्हारे जादू से यहाँ की हर चीज मुक्त हो गई है। तुम भी एक आम महिला की तरह जीना सीखो। चलो साबू। चाचा चौधरी और साबू वहाँ से चल देते हैं। मेरे मगजान टापू से आज तक कोई नहीं भाग कर जा सका। तुम्हें सजा भुगतनी होगी। इतना कहकर मलिका जीन अपनी उंगली से जादुई इशारा करती है। लेकिन ओह, मेरी उंगलियों को क्या हो गया? इनसे जादू क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, जहाज की स्पीड बढ़ाओ। मौसम साफ रहते हम अपने देश पहुंच जाएं। चाचा चौधरी और 100 का नोट। एक दिन एक जगह पर। तानवी, क्या पानी के लिए यह कुआं खोद रहे हो? नहीं बनबीरा, यह कुआं मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इकट्ठा करने के लिए खोदा है। मैं समझा नहीं। मुझे खबर मिली है कि साबू फैक्ट्री से टीवी के सेटों की पेटी आप दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ले जाएगा। वहां से वीसीआर सेट्स फैक्ट्री को लाएगा। मैंने वह सारे टीवी सेट्स और वीसीआर सेट्स हथियाने की योजना बनाई है। इस कुएं को मैं घास फूस से ढक देता हूँ। फिर उसके ऊपर 1 रुपए का नोट रख देता हूँ। साबू नोट को देखेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की पेटी को रखकर रुपए को उठाने के लिए जो ही आगे बढ़ेगा वह कुएं में गिर जाएगा। उसका सामान लेकर मैं चंपत हो जाऊंगा। कमाल है। उधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, यह पेटी संभाल कर ले जाना। कहीं इसमें रखे टीवी सेट्स ना टूट जाएं। आप बेफिक्र रहिए चाचा जी। यह नाजुक सामान है। मुझे अपनी जिम्मेदारी का पता है। रास्ते में हैं? साबू नोट उठाए बगैर निकल गया। शायद वह इसे देखने से चूक गया हो।
तुमने वह रुपया क्यों नहीं उठाया? मैं उससे चने भी नहीं खरीद सकता। तानवी, कोई बड़ा नोट रखो, तभी कोई लालच में आएगा। आप दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स। साबू, टीवी सेटों की पेटी नीचे रख दो और यह वीसीआर के सेटों की पेटी फैक्ट्री में ले जाओ। ठीक है। इधर तानवी। 100 रुपए का नोट रखता हूँ, यह जरूर उस लंबू को आकर्षित करेगा। साबू वहां से गुजरता है। आहा, 100 का नोट, क्यों ना मैं पेटी को रखकर वह धन उठा लूं? तभी हवा का एक तेज झोंका चलता है और नोट उड़कर साबू के हाथ में आ जाता है। वाह, नोट हवा के झोंके से उड़कर खुद ही मेरी तरफ आ गया। मुझे 100 रुपया मिल गया। मैं फिर मात खा गया। तानवी, अगली बार नोट इस तरह रखो कि वह उड़े नहीं। वह किस तरह हो सकता है? तुम 100 का एक नोट रखने की बजाय एक एक के 100 नोटों की गड्डी रखो। तानवी वैसा ही करता है। यह गड्डी हवा से उड़ेगी नहीं। इधर साबू। इस पेटी में वीसीआर है चाचा जी। ठीक है, अब ट्रांजिस्टरों की पेटी को ले जाकर दुकान पर रखाओ। रास्ते में साबू ने नोटों की गड्डी देख ली। वह माल की पेटी नीचे रख रहा है। इसके बाद वह गड्डी उठाने के लिए भागेगा। लेकिन साबू तानवी को जकड़ लेता है। अरे ये क्या करते हो? 3 बार एक ही जगह पर क्या किसी के नोट गिरते हैं? वह नोटों की गड्डी तुम उठा कर लाओ। नहीं। साबू उसे गड्डी की ओर उछाल देता है। तुम्हें जाना होगा। और तानवी सीधा गड्ढे में घुस जाता है। हाय! जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिरता है। चाचा चौधरी और चालाक गोशा। चैरिटी शो बाय गोशा द मैजिशियन। अमेरिका के एक शहर में लोग जादूगर गोशा का चैरिटी शो देखने आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या इस हैट के अंदर कुछ है? नहीं। लो लो, देखिए, हैट में से निकला एक मुर्गा। जब मैं घर से चला तो जल्दी में नाश्ता करना भूल गया। वह अब मैं यह करूंगा। नाश्ता? क्या वह आमलेट खाएगा? नहीं, ये 3 फीट लंबी तलवार। और जादूगर गोशा ने पूरी तलवार निगल ली। स्वादिष्ट है। कमाल है। जादूगर गोशा का अगला आइटम। कोई जेंटलमैन आए और देखे कि इस बाल्टी में क्या है। श्रीमान, मैं आटा हूँ। इस बाल्टी में पानी और मछलियां हैं। धन्यवाद। यह गया पानी और मछलियां मेरे पेट में। और जादूगर गोशा उन मछलियों को निगलकर एक डकार मारता है। आहा! और फिर, अरे मुझे याद आया, मैं तो शाकाहारी हूँ। मछलियों, वापस बाहर आओ। और मछलियां जादूगर गोशा के मुंह से निकलकर वापस बाल्टी में गिरने लगती हैं। कमाल है, जिंदा मछलियां उसके पेट से बाहर आ रही है। सारा दर्शक दीर्घा जोरदार तालियों से गूंज उठता है। शो खत्म हुआ। गोशा जी, आप सारे शो चैरिटी में करते हैं, फिर शान शौकत के लिए धन कहाँ से आता है? हीरे के धंधे से। मैजिक शो तो एक नकाब है। एक बड़ी इमारत के सामने। अच्छा, गुड बाय, मुझे अपने काम से यहाँ जाना है। गोशा, जादू का खेल काफी हो चुका है। अब कुछ सुदूर देश की यात्रा हो जाए। जाशरान, कहो क्या हुक्म है? यह 10 करोड़ के हीरे इंडिया पहुंचाने हैं। मगर मेरा कमीशन क्या होगा? 10%। नहीं,
जोखिम बढ़ गया है 20%। मंजूर है। गोशा न्यूयॉर्क से अगली उड़ान भारत के लिए पकड़ता है। इधर भारत में चाचा जी, कस्टम की कार आई है। साबू, उनका यहाँ क्या काम? कस्टम ऑफिसर चौधरी, हमें सूचना मिली है कि गोशा नाम का स्मगलर न्यूयॉर्क से भारत में हीरे ला रहा है। उसे पकड़ने में हमें आपकी मदद चाहिए। उसकी तलाशी लो और गैर कानूनी माल बरामद कर लो। यह इतना आसान नहीं है चाचा जी। स्मगलर एक कुशल जादूगर भी है। वह हमेशा हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। यह सुनकर चाचा चौधरी उसके साथ चल देते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलिए हम भी उसके जादू का करिश्मा देखें। इधर फ्लाइट में सावधान, कुछ ही देर में हमारा जहाज नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतर रहा है। यात्री अपनी सेफ्टी बेल्ट्स बांध लें। धन्यवाद। और जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है। वह धारियों वाली पगड़ी पहने हुए गोशा है चाचा जी। एयरपोर्ट के अंदर आप हमारे साथ उधर चलिए, आपकी तलाशी होगी। गोशा की तलाशी होती है। सर, इसके ब्रीफकेस में तौलिया, टूथपेस्ट और ब्रश के सिवा कुछ नहीं। कहा ना, मैं एक पेशेवर जादूगर हूं। मेरे पास गैर कानूनी कोई सामान नहीं। पगड़ी उतारो। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? पगड़ी उतारने पर पगड़ी खाली है। मुझे देर हो रही है, जाने दीजिए। कपड़े उतारो। क्या? जैसा कहा है वैसा करो। सारे कपड़ों की तलाशी लेने पर कपड़ों में भी कुछ नहीं मिला। लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। मुझे अफसोस है कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया और परेशान किया है। मैं इसकी शिकायत मिनिस्टर से करूंगा। तभी चाचा चौधरी वहां दौड़े दौड़े आते हैं। श्रीमान, गुस्सा थूक दीजिए। लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, आपको शांति मिलेगी। गोशा पानी पीता है। शुक्रिया। कस्टम पर मुझे जो परेशानी उठानी पड़ी, उसके बाद मुझे ठंडे पानी की जरूरत थी। और पानी पीते ही गोशा को उल्टी आने लगती है। हाय, उल्टी आ रही है। और वह उल्टी कर बैठता है। लो, उल्टी के साथ उसके पेट से सारे कीमती हीरे बाहर आ गए। इन गैर कानूनी हीरो को बरामद करके हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मैंने पानी में उल्टी लाने की दवाई मिलाई थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और फिर मुझे कहां ले जा रहे हो? जेल में। वहाँ जादू के खेल से कैदियों का मनोरंजन करना है। चाचा चौधरी और सोम की गेंद। एक दिन सोम के घर पर, रुक्मणी, मेरी क्रिकेट की गेंद कहाँ है? मिल नहीं रही। मैंने उसे दूसरे कमरे में देगची में रखा था। सोम, मैं दूध लेने जा रही हूँ। जब बाहर जाओ तो घर का दरवाजा बंद करके जाना। सोम दूसरे कमरे में गया। वह रही देगची, उसी में गेंद होगी। हाँ, वह इसी में है, मुझे दिखाई दे रही है, पर हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा। जरा और झुकना पड़ेगा। गेंद हाथ में आ गई। तभी अलमारी के ऊपर रखा बक्सा सोम के ऊपर गिर पड़ता है। आओ! और परिणाम स्वरूप ओह, देगची में सिर फंस गया। घबराया हुआ सोम घर से बाहर दौड़ता है। बचाओ, मेरा सिर देगची से बाहर नहीं निकल रहा। रास्ते में मीठे नागपुर के संतरे। अबे बच गए। दौड़ता हुआ सोम उस आदमी से आ टकराता है। ओह! सोम आगे दौड़ता चला जाता है। ओह, मेरे संतरे! आगे जाकर सोम किसी से टकराता है। ओह,
मैं खंबे से टकरा गया। नहीं, वह साबू की टांग थी। हा 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 हा। क्या आप चाचा चौधरी हैं? हाँ, तब मैं ठीक जगह पहुंचा। इस देगची से मेरा सिर निकालने में मदद कीजिए। साबू के एक मुक्के से देगची और तुम अलग हो जाओगे। साबू देगची को हाथ में उठा लेता है। साबू जल्दी मुक्का मारो, अंदर मेरा दम घुट रहा है। बस तैयार हो जाओ। साबू का एक जोरदार मुक्का और सोम देगची से बाहर निकल आता है मैं बाहर निकल आया। और जाकर सीधा पेड़ के कोटर में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं तने में फंस गया। है साबू, चाचा जी, क्यों ना मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूं, फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। नहीं साबू, हम पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। उस चेतावनी को पढ़ो, पेड़ गिराना मना है। साबू, अगर तुम इस पेड़ को हिलाओगे तो फंसा हुआ आदमी नीचे टपक पड़ेगा। साबू पेड़ को जोर से हिलाने लगता है। मैं पूरे जोर से पेड़ को हिला रहा हूँ। आहा, सारे फल नीचे गिर पड़े हैं। मगर मैं अभी भी फंसा हूँ। मैं इसे खींचकर बाहर निकालता हूँ। वह बाहर निकल आया। तभी सोम उसके हाथ से फिसल जाता है और सीधा जाकर एक पाइप में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो। साबू, वह उस बड़ी बिल्डिंग के बरसाती पाइप में जा फंसा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें पाइप में से निकालने आ रहा हूँ। तभी पाइप में बड़े जोर से पानी आता है और सोम बाहर निकल जाता है। ओह, पानी! है, कहाँ गया वह? सोम, बचाओ! चाचा चौधरी सोम का हाथ पकड़ लेते हैं। हिम्मत से काम लो, तुम अभी मेन होल से बाहर निकल आओगे। चाचा चौधरी उसे बाहर निकालते हैं। शुक्र है, अब मैं सीधा घर जाऊंगा। यह गोली तुम्हारी देगची में से निकली थी। वह गोली नहीं, क्रिकेट की गेंद है। सोम के घर पर सोम, क्या आज फिर तुम क्रिकेट खेलते हुए कीचड़ में गिर पड़े? जवाब नहीं दे रहे। रुक्मणी, अब कभी गेंद को इस देगची में ना डालना। चाचा चौधरी और ब्लू डायमंड। एक दिन एक जगह पर। राजा गुल, आपके पास उम्दा घोड़े हैं। पुरोहित, ये हमारा शौक है। लोगों को धन दौलत जमा करने का शौक होता है, हमें अच्छी नस्ल के घोड़े पालने का। इस देश में सबसे अच्छे घोड़े हमारे पास हैं। लेकिन तुम्हारा कोई घोड़ा समीर के घोड़े ब्लू डायमंड अर्थात नीले हीरे का मुकाबला नहीं कर सकता। पुरोहित, ये बात सच नहीं है। यह उतना ही सच है जितना ये कहना कि सूरज की किरणों में गर्मी होती है। ब्लू डायमंड से ज्यादा खूबसूरत और रिष्ट पुष्ट जानवर मैंने कहीं नहीं देखा। जब वह घोड़ा दौड़ता है तो हवा पीछे रह जाती है। घुड़सवारी की प्रतियोगिताओं में भी वह कमाल दिखा चुका है और कई बार उसने जनता की प्रशंसा हासिल की है। बस, अगर उस घोड़े में ये गुण है तो उसे मेरे अस्तबल में होना चाहिए। अगर समीर उसे देगा तब। जो मैं सोच लेता हूँ वह करके ही रहता हूँ। जाता हूँ। इतना कहकर राजा गुल वहां से चल देता है। राजा गुल, वक्त बर्बाद ना करो। समीर के घर पर। लड़के, क्या उस घोड़े का नाम ब्लू डायमंड है? हाँ राजा साहब। वह तुम मुझे बेच दो। नहीं जनाब, वह मेरे भाई की तरह है। भाई को कौन बेचता है? ये लो खाली चेक। कोई भी ऐसी रकम
जो तुमने सुनी हो इस पर लिख दो। ब्लू डायमंड मुझे दे दो। अब भी मेरा जवाब वही है जो पहले था। ये सुनकर राजा गुल हवा में एक फायर करता है और वहां से चल देता है। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। कल सवेरे फिर आऊंगा। या तो मैं ये घोड़ा ले जाऊंगा या इसे गोली मार दूंगा, समझे? राजा गुल के जाने के बाद, बाबा, राजा गुल मेरा घोड़ा लेना चाहता है, नहीं तो वह उसे मार देगा। गुल हठी आदमी है बेटा, उसे घोड़ा दे दो, कम से कम जानवर जिंदा तो रहेगा। मगर मैं ब्लू डायमंड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या कोई मेरे घोड़े को नहीं बचा सकता? सिर्फ एक आदमी, चाचा चौधरी। यह सुनकर समीर अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। मैं उसके पास जाता हूं। चाचा चौधरी, चाचा जी, राजा गुल जबरदस्ती मेरा ब्लू डायमंड लेना चाहता है। मैं राजा की गर्दन तोड़ दूंगा। साबू, शांत हो जाओ। गुल अपनी चाल से खुद ही चित होगा। नौजवान, संयोगवश मेरा घोड़ा तुम्हारे ब्लू डायमंड से मिलता जुलता है। इसे साबू ने जंगल से पकड़ा है। तुम इसे राजा गुल को दे दो, उसे पता नहीं चलेगा। क्या फिर वह मेरा घोड़ा नहीं मांगेगा? उसके बाद राजा गुल किसी घोड़े के करीब नहीं जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। समीर के पकड़ते ही घोड़ा बिगड़ उठता है। अर्र, मेरा घोड़ा गुस्सैल है, बिगड़ जाता है, किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। ठीक है चाचा जी, मैं इसे पैदल ही ले जाता हूं। दूसरे दिन, लड़के, क्या लोगे? गोली या चेक? कुछ भी नहीं राजा साहब, मैं आपको घोड़ा मुफ्त में देता हूं। आपसे ज्यादा इसका कदरदान और कहां मिलेगा। समझदार हो। राजा गुल घोड़े के ऊपर चढ़ बैठता है। मेरे लिए घोड़े की सवारी महंगी कार से ज्यादा आनंददायक है। अबे बच गए। तभी घोड़ा बिगड़ उठता है। ओह, घोड़ा बिदक गया। जानवर गुस्से में है, वह काबू से बाहर हो गया है राजा साहब। तभी घोड़ा राजा साहब को जमीन पर पटक देता है। आओ! और फिर राजा गुल, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई है, तुम कभी घुड़सवारी नहीं कर सकोगे। इधर चाचा चौधरी और समीर, समीर, लो संभालो अपने ब्लू डायमंड को। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और नरम बिस्तर। एक दिन एक क्लब में, बलबास चंद, क्या टाइम हुआ है? 10:30 बजे हैं गतकीदास। मर गए। मेरी बीवी को मेरा रात को देर से घर लौटना पसंद नहीं। बीवी से डरते हो? मेरी तरफ देखो, मैं परिवार का मुखिया हूँ। सारे घर में मेरा हुक्म चलता है। मेरी तरह मर्द बनकर जियो। तभी बलबास चंद, तुम्हारी बीवी क्लब में आ गई। और बलबास चंद की बीवी कान पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। देर रात तक ताश खेलते हो, घर चलो। गतकीदास वहां से उठकर चल देता है। मुझे भी घर लौटना चाहिए। घर पहुंचकर मेरे घर का आगे का दरवाजा और खिड़की बंद है, शायद पीछे की खिड़की खुली हो। घर के पिछवाड़े, हाँ, इस खिड़की से मैं चुपचाप अंदर खिसक जाऊंगा। सोई हुई पत्नी को क्या पता चलेगा। तभी मुझे पता था कि तुम पीछे की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करोगे। जाओ, कहाँ पर अब तक थे वही रात गुजारो। और गतकीदास वहां से चल पड़ता है। कड़ाके की ठंडी रात में
मैं कहाँ जाऊं? चाचा चौधरी के घर के पास। साबू, हम शादी में जा रहे हैं, रात वहीं बिताएंगे, कल सवेरे लौटेंगे। चाचा जी, ब्याह शादी में भाग लेना मुझे अच्छा लगता है, खाने पर कोई रोक टोक नहीं होती। उन तीनों के जाने पर वह लोग गए, क्यों ना आज की रात मैं इनके घर में बिताऊं? सुबह उनके लौटने से पहले मैं खिसक जाऊंगा। और गतकीदास चाचा चौधरी के घर के अंदर घुस जाता है। दरवाजा भी खुला है। चाचा चौधरी घर का दरवाजा बंद नहीं करता। घर के अंदर सोने का कमरा शायद उधर है। अबे बच गए। सोने के कमरे में बिस्तर आरामदेह है, गहरी नींद आएगी। गतकीदास अपने जूते उतारकर बिस्तर में घुस जाता है। वाह, क्या नरम मखमली रजाई है। शुभ रात्रि। तभी आओ। गतकीदास और रॉकेट आमने सामने, आई। और रॉकेट गतकीदास को वहां से दौड़ा देता है। बचाओ।